प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रेणु राय, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ौदा हिंदवान हापुड़ से हूँ और आज मैं आपको कक्षा 12 की भूगोल की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो चौथा पाठ है, मानव विकास, उसको समझाने की कोशिश करूंगी। पाठ को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या-क्या चीजें जान पाएंगे और क्या समझ पाएंगे। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप क्या-क्या जान पाएंगे? पहला, वृद्धि और विकास के अंतर को समझ सकेंगे। मानव विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे। मानव विकास के 4 स्तंभों को भी जान पाएंगे। साथ ही साथ मानव विकास से संबंधित जितने भी उपागम हैं उनको समझ सकेंगे। मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के विकास का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। अब पाठ की शुरुआत में सबसे पहले वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वृद्धि जो है वो एक क्वांटिटेटिव चीज है, गुणात्मक ना होकर मात्रात्मक है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। तो वृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, जबकि विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि नकारात्मक भी होती है, जबकि विकास सदैव सकारात्मक होता है। वृद्धि में कुछ जुड़ना आवश्यक नहीं है, जबकि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें पहले ही विद्यमान दशाओं में कुछ जुड़ न जाए। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता और वृद्धि के सकारात्मक होने पर ही विकास होता है। ठीक है, वृद्धि जब सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, तभी हम विकास की बात कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि के साथ गुणवत्ता तो होनी ही चाहिए, यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन से ही विकास होता है। इस अंतर को समझने के लिए हम एक उदाहरण आपके सामने रख सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी जगह की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अर्थात आज अगर जनसंख्या 10,000 है और आज के 1 साल बाद हम कहें जनसंख्या 20,000 हो गई, तो हमने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, परंतु विकास हुआ है ये हम कब कह सकते हैं? जब जो दशाएं हैं, जो 1 साल बाद की जो दशाएं हैं और जो 1 साल पहले की दशाएं हैं, उनमें कुछ अंतर आया हो। जैसे वहां सुविधाएं बढ़ी हो, जल की आपूर्ति की सुविधाएं अच्छी हुई हो, बिजली की सुविधाएं अच्छी हुई हो, सड़कें अच्छी हुई हो, यानी जो परिस्थिति है उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ हो, तभी हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है। तो ये बच्चों वृद्धि और विकास का अंतर है। अब हम मानव विकास की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। मानव विकास की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले ये अवधारणा कैसे आई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1960 से 70 के दशक में शुरुआती दौर जो था, उसमें मानव विकास को आर्थिक विकास से जोड़कर देखा गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़कर देखा गया। कहने का अर्थ क्या कि ये माना गया कि यदि किसी देश में आर्थिक विकास अच्छा हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, पैसा खूब अच्छा आ रहा है, खूब अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम ये मानते थे कि उस देश का मानव विकास का स्तर बहुत ऊंचा है। परंतु धीरे धीरे जब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई में समझने की कोशिश की गई और इसके कुछ और पक्ष निकल कर आए, जैसे गुणवत्ता, क्वालिटी, फिर अवसर, स्वतंत्रता, है ना, अवसर, अपॉर्चुनिटीज, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये कहा गया कि अगर लोगों की लाइफ में गुणवत्ता है, क्वालिटी है और उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं
और साथ ही साथ उनको पूरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तो हम मानव विकास की बात कर सकते हैं। केवल एक पक्ष को देखकर, आर्थिक विकास को देखकर ही मानव विकास के बारे में बात नहीं की जा सकती। तो गुणवत्ता, अवसर और स्वतंत्रता, इन पक्षों को दिमाग में रखते हुए सन 1980 और 90 के दशक में ये जो कॉन्सेप्ट, जो आज मानव विकास का कॉन्सेप्ट आया है, उसका प्रतिपादन हुआ और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश की गई। आज जो मानव विकास की अवधारणा आई है, उसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक, जैसा आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, डॉक्टर महबूब उल हक ये दक्षिण एशिया देश के अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। और इनके साथ साथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनका भी कार्य इस दिशा में महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जाए जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि लाए, जीवन में सुधार लाए और इस विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य हो और साथ ही साथ मानव विकास का जो उद्देश्य हो वो हो सार्थक जीवन, मीनिंगफुल लाइफ। ठीक दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य उद्देश्य चयन की स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना, मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर ऑप्शंस, लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाना और ऐसी दशाएं उत्पन्न करना कि लोग सार्थक जीवन जी सके। कहने का अर्थ ये कि दोनों अर्थशास्त्री मानव विकास के उद्देश्य को सार्थक जीवन के रूप में देखते थे कि सार्थक जीवन होना जरूरी है। अब सार्थक जीवन है क्या? सार्थक जीवन को समझने के लिए हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। किसी भी व्यक्ति का सार्थक जीवन तब हो सकता है जब वो जीवन उद्देश्यपूर्ण हो, उसका कोई ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, उसका कुछ उद्देश्य हो अपने जीवन में। वो जीवन दीर्घ तो हो ही, साथ साथ स्वस्थ जीवन भी हो और कोई भी व्यक्ति अपने विवेक व बुद्धि का प्रयोग कर समाज में प्रतिभागिता करे, यानी सोशल पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ये सार्थक जीवन, जब ये चीजें हैं तब हम सार्थक जीवन की बात कर सकते हैं। तो मानव विकास के कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में फिर मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष आए और वे क्या क्या थे? दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त साधन होना। ठीक है, आपका जीवन लंबा हो, स्वस्थ हो, आप ज्ञान की प्राप्ति करते रहें और आपके इस स्वस्थ जीवन के लिए आपके पास पर्याप्त साधन भी हो। तो ये मानव विकास की अवधारणा थी और इसके बाद इस बेसिस पर मानव विकास के 3 केंद्र बिंदुओं की बात की गई और ये 3 केंद्र बिंदु थे: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसके पास सारे मूलभूत संसाधन हैं, तब वो व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है और उसका विकास ऑटोमेटिकली होगा। और जिस देश में भी ये तीनों केंद्र बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, उस देश में मानव विकास का स्तर निश्चित रूप से ऊंचा होगा। अब मानव विकास को समझने के बाद हम बात करते हैं मानव विकास के स्तंभों की। इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? मानव विकास के 4 स्तंभों को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्तंभ क्या है। स्तंभ का मतलब होता है पिलर, ठीक है। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए जो उसका पिलर है, वो उसकी नींव है, उससे ही ये तय होता है कि वो बिल्डिंग कितनी मजबूत होगी। ठीक उसी प्रकार जो मानव विकास के स्तंभ हैं, वो उनकी संकल्पनाएं हैं जिनके आधार पर मानव विकास को विकसित किया गया। तो ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट किसी जैसे किसी बिल्डिंग के लिए पिलर होता है।
और ये स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। समता का क्या अर्थ है? सबसे पहले समता, जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी। समता का आशय ये है कि हर किसी को समान अवसर उपलब्ध होना, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, किसी को भी किसी आधार पर अवसर न उपलब्ध हो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। जो दूसरा स्तंभ है वो है सतत पोषणीयता, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता व अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता स्थापित करना ही सतत पोषणीयता है। या दूसरे शब्दों में पर्यावरणीय, वित्तीय व मानवीय संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि भावी पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध हो। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ है। तो आप इस तरह से संसाधनों का उपयोग करिए कि आपकी भावी पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हों। जो तीसरा स्तंभ है वो है उत्पादकता। लोगों की क्षमताओं व कार्य कुशलता में वृद्धि करना ही उत्पादकता है और इसका सीधा सीधा संबंध मानव श्रम से है ना। इसे हम प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। जो किसी भी देश में जो कार्यशील जनसंख्या होती है वही प्रोडक्टिव होती है, वही अपना डेवलपमेंट में जो है योगदान कर पाती है। तो इसीलिए उत्पादकता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। और आखिरी स्तंभ है सशक्तिकरण, जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। तो आप एम्पावर या शक्ति किसको दोगे? जो हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग है, जैसे स्त्रियां, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सशक्त करने के लिए सुशासन और ऐसी लोक कल्याण नीतियां बनाना कि इनका और ज्यादा विकास हो सके। तो ये थे मानव विकास के 4 स्तंभ। इसके पश्चात हमें मानव विकास के उपागम को समझना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि उपागम क्या है। उपागम का अर्थ है कि किसी भी समस्या को देखने के अनेक ढंग हो सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में हम उपागम को कहते हैं अप्रोचेस, यानी किसी भी चीज को या किसी भी समस्या को देखने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं। तो उसी प्रकार मानव विकास की समस्या को देखने के 4 ढंग थे, 4 तरीके थे। जो सबसे पुराना उपागम था उसे हमने कहा आय उपागम, और इसमें मानव विकास को आय से जोड़कर देखा गया। ये माना गया कि जितनी ज्यादा आय होगी मानव विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा, आय ऊंची होगी तो स्वतंत्रता का स्तर ऊंचा होगा। वहीं जो दूसरा उपागम है कल्याण उपागम, इसका फोकस लोगों पर है, लोगों के विकास पर है। तो मानव को लाभार्थी माना जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधन पर यह माना जाता है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा व्यय करना चाहिए। और लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि क्या है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है। ये वो केवल रिसीवर है। जो तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसका प्रतिपादन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया, जिसको हम कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इसने 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की बात कही और ये कहा कि अगर ये न्यूनतम आवश्यकताएं किसी भी देश में पूरी की जा रही है, इनका स्तर अच्छा है, तो हम ऑटोमेटिकली मान सकते हैं कि मानव विकास का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। और ये आवश्यकताएं कौन कौन सी है? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। तो ये था आधारभूत आवश्यकता उपागम। और चौथा और आखिरी उपागम जो था वो क्षमता उपागम, जिसका प्रस्ताव किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और उनका ये मानना था कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण मानव विकास की पूंजी है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि यदि हमें जो हमारे 3 केंद्र बिंदु थे मानव विकास के,
संसाधन तक पहुंच और हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा। तो संसाधन तक पहुंच के लिए हमें लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना है, उनकी कार्य कुशलता हमें बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और यही आधार होगा मानव विकास का। तो ये 4 उपागम थे मानव विकास के, यानी 4 तरीके जिस से इस समस्या को समझने की कोशिश की गई। अब हम बात करते हैं मानव विकास के मापन की। मानव विकास के मापन के लिए एक सूचकांक डेवलप किया गया जिसको कहा गया मानव विकास सूचकांक, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसको किस तरीके से निकाला गया, तो जो हमारे मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच, इन तीनों आयामों को हमने क्या किया, इन तीनों आयामों का मूल्यांकन किया और इसके आधार पर हमने इस सूचकांक को डेवलप किया। तो हमने क्या किया कि किसी भी देश के लोगों के विकास का जो मापन था वो स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों की उनकी पहुंच के संदर्भ में किया गया, और इस सूचकांक का जो रेंज था वो 0 से 1 के बीच में दिया गया। तो यदि कोई देश 1 के जितना नजदीक होगा तो हम ये मानते हैं कि उसका मानव विकास का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो एक तरीका है इन तीनों आयाम को मापने का। तो समझते हैं कि यदि हमें स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना है तो उसका आधार है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। किसी देश में कोई भी लोग कितना लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ये उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगा। दूसरा जो केंद्र बिंदु था वो था शिक्षा। उसका मूल्यांकन जो है वो 2 स्तरों पर किया जाएगा, प्रौढ़ साक्षरता दर यानी अडल्ट लिटरेसी रेट, और दूसरा सकल नामांकन अनुपात यानी टोटल एनरोलमेंट रेशियो, मतलब पूरे देश में कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आप को एनरोल हुए हैं। इन दोनों का मापन जो है वो उस देश के शिक्षा का स्तर बताएगा। वहीं जो तीसरा आयाम है वो है संसाधन। उसका मूल्यांकन क्रय शक्ति के रूप में होता है, परचेजिंग कैपेसिटी, यानी वहां की जनसंख्या की कितनी परचेजिंग कैपेसिटी है, कितना वो चीजें प्रोडक्ट्स खरीद रही है, और ये अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। तो प्रत्येक आयाम को 1/3 भार दिया जाता है और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भार का कुल योग है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि मानव विकास सूचकांक 1 के जितना नजदीक होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। हम अब जान गए कि जो मानव विकास स्तर के मापन के लिए मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसी मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो ये अर्जित मानव विकास स्कोर है, इसके आधार पर हम संपूर्ण देशों को 4 समूह में वर्गीकृत करते हैं। ये एक पूरी अंतरराष्ट्रीय तुलना है, तो सारे देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पहली कैटेगरी है वह है अति उच्च सूचकांक वाले देश। इनमें जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.8 से अधिक है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमने अभी पढ़ा था कि जो मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वह 0 से 1 के बीच में मापा जाता है, और स्कोर जितना ही 1 से के नजदीक होता है उतना ही मानव विकास सूचकांक का स्तर ऊंचा माना जाता है। तो यदि इन देशों के मानव विकास सूचकांक का स्तर 0.8 है, अर्थात यह सूचकांक काफी अधिक है, यानी मानव विकास का स्तर काफी ऊंचा है। तो अति उच्च सूचकांक वाले देशों में जो कुल देशों की संख्या जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है 51 देश, और ये जो संख्या है ये मानव विकास प्रतिवेदन 2016 के अनुसार है। ये एक रिपोर्ट है जो 2016 में प्रकाशित हुई थी,
बहुत सी किताबों में 2014 का आंकड़ा दिया गया है, परंतु ये जो आंकड़े अभी आपके सामने हैं वो 2016 के अनुसार हैं। तो अति उच्च सूचकांक वाले देशों में कुल 51 देश शामिल हैं। जो दूसरा वर्ग है वह है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। इन देशों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वह 0.701 से 0.799 तक का है। इसमें कुल 56 देश शामिल हैं। इसमें जो अधिकतर देश हैं वो यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि बहुत से गैर यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें ज्यादातर जो यूरोप की जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनको शामिल किया गया है, क्योंकि वो विकसित हैं, उनमें काफी औद्योगिकरण हो चुका है और जितने भी आयाम हैं मानव विकास सूचकांक के, उनमें बहुत बेहतर काम किया गया है। जो तीसरा वर्ग है वह है मध्यम सूचकांक वाले देश। इन देशों का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.55 से 0.7 तक आंका गया है। इसमें कुल 41 देश हैं और अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इसमें कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश हैं, जबकि अन्य देश 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद शामिल हुए। इन देशों ने अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया। शायद इन्हीं कारणों के कारण इनकी वजह से जो इनका मानव विकास सूचकांक है वह बहुत ज्यादा अधिक नहीं हो पाया, इन समस्याओं की वजह से। जो चौथा वर्ग है उसमें निम्न सूचकांक वाले देशों को शामिल किया गया। इन देशों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वह 0.549 से नीचे आंका गया। इसमें भी कुल 41 देश हैं और अधिकतर छोटे छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बहुत सारे रोगों के प्रसरण जैसी समस्याओं से ये जूझ रहे थे। इन समस्याओं की वजह से इन देशों में जो मानव विकास का स्तर था वह काफी नीचे था। तो ये जो थी ये 4 वर्ग हैं। जो ये 4 वर्ग हैं इसको आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मानव विकास के स्तर के आधार पर 4 कैटेगरीज, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, और इनके सामने जो इनका स्कोर है मानव विकास का वो दिया गया है कि अति उच्च में जो स्कोर है वो 0.88 से ऊपर और इसमें कुल 51 देश शामिल हैं। उच्च में 0.701 से 0.799 और इसमें 55 देश हैं। जो बातें आपने ऊपर समझी हैं उसको हम यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। आगे यदि बात करें तो 2019 की जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने एक रिपोर्ट प्रसारित की थी 2019 में। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वोच्च उच्च मूल सूचकांक वाले जो देश हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है नॉर्वे का, उसके बाद स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। तो इन देशों को देखकर जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है वो ये है कि ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये ऑलरेडी विकसित देश हैं और यहाँ की सरकारों ने जो मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु रहे, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच, इन तीनों केंद्र बिंदुओं पर काफी व्यय किया और इन पर काफी काम किया और शायद यही कारण रहा कि ये देश आज इस शिखर पर हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वह 0.647 है और इसी 2019 की यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार
कुल 189 देशों में से जो भारत का स्थान है वो 129वां है, 129th रैंक है जो भारत की है। तो भारत जो है वो मानव विकास सूचकांक 0.647 के साथ मध्यम रैंक पर नापा जाता है। तो आपने देखा कि जो हमारा ये जो पूरा पार्ट था, इसमें हमने एक बार हम इसकी समरी करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने ये जाना कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा क्या है। इस अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया और इसके साथ साथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया। मानव विकास की अवधारणा में कुछ केंद्र बिंदु थे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। और मानव विकास सूचकांक के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष भी निकल कर आए। हमने ये समझा कि मानव विकास सूचकांक का जो मुख्य उद्देश्य था वह था सार्थक जीवन, और मानव विकास के 4 स्तंभों की भी चर्चा की गई। मानव विकास के 4 आयामों को हमने समझने की कोशिश की, और उसके बाद हमने ये जाना कि मानव विकास का मापन किस तरह किया जाता है, और इस मापन के लिए हम मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करते हैं, जिसमें मानव विकास के 3 केंद्र बिंदुओं को समान भार देकर उसको देखा जाता है। और मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0 से 1 के बीच में होता है। इसके साथ साथ हमने इस आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय तुलना को भी समझने की कोशिश की और ये जाना कि विभिन्न देशों को हम किस प्रकार 4 वर्गों में मानव विकास सूचकांक के आधार पर हम बांट सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने भारत का स्थान भी जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ मानव विकास अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।